हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लास्ट सेशन ऑफ योर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आज हम लोग मार्जिनल कॉस्टिंग का आखिरी सेशन करने वाले हैं, जहां पर हमारे कुछ बच्चे कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। इतने क्वेश्चन आज हम लोगों को करने हैं। साथ के साथ कुछ हम लोगों के जो कॉन्सेप्ट बच गए थे वो कॉन्सेप्ट हम लोगों को कवर करने हैं। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे हैं, मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन बचा है तुम्हारा, और कुछ एक दो कॉन्सेप्ट आज मैं करवा दूंगा तुम लोगों को। मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा एक और है तुम्हारा की फैक्टर का। तो की फैक्टर वाला कॉन्सेप्ट, ये दो मेजर कॉन्सेप्ट आज के मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, यस। फिर कंबाइंड बीपी भी करेंगे, पर ये दो मेजर कॉन्सेप्ट है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 के साथ हम लोग आज डील कर लेते हैं। देखो क्या बोल रहा है। Marian Petrochemicals Limited is operating at 80% capacity and present the following information। तो भाई साहब 80% कैपेसिटी में लोग ऑपरेट कर रहे हैं और हम लोगों को कुछ इस प्रकार से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पर ब्रेक इवन की सेल्स बता के रखी है 400 करोड़ रुपए, पीवी रेशियो बता के रखा है 30%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बता के रखा है 120 करोड़। बोल रहे मरियंस मैनेजमेंट डिसाइड कर रही है इंक्रीज करेगी प्रोडक्शन को 95% कैपेसिटी तक विद द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस। ओके, तो पहले हम 80 पे थे, पर अब हम 95 पे आना चाह रहे हैं, और कुछ इस प्रकार से मॉडिफिकेशन होगी कि सेलिंग प्राइस को हम 10% से कम कर देंगे, वेरिएबल कॉस्ट को इंक्रीज कर देंगे 2% ऑन सेल्स, 2% ऑन सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 2%, ऐसा नहीं बोला क्वेश्चन, क्वेश्चन बोला वेरिएबल कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय 2% ऑन सेल्स, ऑन सेल्स। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन के आएगा, देखना। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा 50 करोड़ रुपए से, इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन एडिशन बट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल अलग से लेना पड़ेगा अगर क्वेश्चन बोला तो। एडिशनल कैपिटल 100 करोड़ का है, नीडेड है फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है? इंडिकेट करो द सेल फिगर, इंडिकेट करो द सेल्स फिगर विद द वर्किंग दैट विल बी नीडेड टू अर्न 20 करोड़ ओवर एंड अबव द प्रेजेंट प्रॉफिट। मतलब अभी जो प्रेजेंट प्रॉफिट है उससे भी हमको 20 करोड़ और प्रॉफिट चाहिए, और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए 20 करोड़। ऑल्सो मीट 15% इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। अच्छा, 15% लग रहा है इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल 100 करोड़ का था, इसका 15% यानी कि 15 करोड़ रुपए का तुम्हारा एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट और लग जाएगा। ठीक है, हमको व्हाट विल बी द रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स, पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये तीन चीज हमको बतानी है। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलो फटाफट से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लिखो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 11। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 11। तो सबसे पहले बेटा एक चीज ध्यान में रखो, एक चीज तुमको क्वेश्चन में बता के रखा है, ब्रेक इवन सेल्स 100 करोड़ की अभी। ठीक है, 100, सॉरी 400 करोड़, 400 करोड़ की है। पीवी रेशियो 30% का है, एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी 120 करोड़ का है। ये आपको क्वेश्चन बता के रखा है। अब सबसे पहले इस चीज को समझना। अच्छा एक सेकंड रुको, बस 1 मिनट। ओके, तो चलो सबसे पहले इस चीज को समझना कि हम लोगों को ना फिक्स्ड कॉस्ट पूरे पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिखी। कहीं पर दिखी क्या फिक्स कॉस्ट? नहीं, फिक्स कॉस्ट कहीं पर भी नहीं दिख रही है, जो पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट है। पर पुरानी वाली फिक्स कॉस्ट निकाली जा सकती है क्या? हाँ जी। कैसे निकाली जा सकती है समझना। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ब्रेक इवन सेल्स मेरे को दे के रखी 400 करोड़ की, फिक्स्ड कॉस्ट मेरे को नहीं पता, और पीवी रेशियो मुझे देके रखा है 30%। तो कैन आई से फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू 400 इंटू 30%, 120 करोड़। ये मेरी क्या हो गई? ये मेरी पुरानी फिक्स कॉस्ट हो गई। जो इसके पहले जो मेरे को फिक्स कॉस्ट लग रही थी ना, ये वो वाली मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई। आई क्या बात समझ में बच्चों? यस। इसके अलावा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी यूज किया जा सकता है। देखो कैसे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो मेरे को इससे पुराना प्रॉफिट मिल जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 120 दे के रखा है, प्रॉफिट पुराना वाला मेरे को क्वेश्चन में नहीं गिवन है, पर पीवी रेशियो इज गिवन। तो प्रॉफिट हो जाएगा 120 इंटू 30%, 12 3 जा 36, 36 करोड़। ये मेरा पुराना प्रॉफिट हो गया। तो देखो ये मेरा पुराना फिक्स्ड कॉस्ट भी आ चुका है और पुराना प्रॉफिट भी आ चुका है। अब क्वेश्चन ने इसी में कुछ एडिशंस करने के लिए बोले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी राइटिंग रिवाइज्ड फिगर्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट
न्यू फिक्स्ड कॉस्ट, न्यू फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगा, जो भी मेरा ओल्ड फिक्स्ड कॉस्ट था उसमें प्लस करूंगा एडिशंस। तो ओल्ड फिक्स्ड कॉस्ट पहले से कितना हो रहा था, 120 करोड़ का हो रहा था, ठीक है। अभी अभी क्वेश्चन ने बोला भाई साहब 50 करोड़ से फिक्स कॉस्ट को बढ़ा दो, तो प्लस 50 कर देते हैं। और 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में 15% का इंटरेस्ट, 100 करोड़ का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है उस पर 15% का इंटरेस्ट, ये भी फिक्स कॉस्ट रहेगी। तो ये हो जाएगी 120 प्लस 50 170 प्लस 15 185, ये हो गया न्यू फिक्स कॉस्ट। यहाँ लिखो न्यू प्रॉफिट रिक्वायरमेंट। तो ये कैसे आएगा, ओल्ड प्रॉफिट प्लस एडिशन। ओल्ड प्रॉफिट है भाई साहब मेरा 36 करोड़। अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है 20 करोड़ ओवर एंड अबव द प्रेजेंट प्रॉफिट। तो प्रेजेंट प्रॉफिट के अलावा 20 करोड़ से और बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा 56 करोड़। क्लियर है सबको। तो ये मेरा देखो न्यू फिक्स्ड कॉस्ट आ गया है और नया प्रॉफिट आ चुका है। इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? यस भैया, इतनी कहानी हमको समझ में आ गई। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे को आपको बतानी है, वो ये है कि जैसे एज्यूम करो सेल्स जो है, एज्यूम सेल जो है वो 100 है, सेल्स प्राइस जो है पर यूनिट वो 100 है, ठीक है। पीवी रेशियो क्या है, माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाता है, कंट्रीब्यूशन आ जाता है। पुराना पीवी रेशियो क्या था, 30% था, तो सेल्स का अगर मैं निकालू 30% तो मेरे को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा क्या, हाँ जी। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा मेरा वेरिएबल कॉस्ट। अब एक चीज को बहुत ध्यान से समझना, आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल्स प्राइस डिक्रीज हो जाएगी 10% से, तो नई सेल्स प्राइस कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी, -10%। ये क्या है, ओल्ड। ये क्या है, न्यू की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूँ, न्यू की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन बोला है वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगा 2% ऑफ सेल्स, 2% ऑफ सेल्स। तो पहले मेरे को ये बताओ कि वेरिएबल कॉस्ट कितना था सेल्स का, पहले पहले पुराना वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स जो था वो कितना परसेंट था। तो ये 70% था, सिंपल शब्दों में आपसे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो पूछ रहा हूँ, कितना था, 70% ऑफ सेल्स था, 70% ऑफ सेल्स था। क्वेश्चन ने बोला है कि 2% ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, 2% ऑफ सेल्स। तो वेरिएबल कॉस्ट पहले कितना था, वेरिएबल कॉस्ट था 70% ऑफ सेल्स। अब इसी में 2% ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा, क्या 2% ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। तो इसीलिए आपका जो नया वेरिएबल कॉस्ट होगा वो 72% ऑफ सेल्स होगा, क्योंकि पहले वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 70% ऑफ सेल्स। अभी क्या हो जाएगा, 2% ऑफ सेल्स बढ़ जाएगा, तो ये 72% ऑफ सेल्स हो जाएगा। तो ये आपका बच्चों आ जाएगा 90 का 72%, 64.8 आ जाएगा। इसके बाद कंट्रीब्यूशन कितना मिल जाएगा आपको, 25.2। तो अब न्यू पीवी रेशियो की अगर मैं बात करूं तो आपका बन के आएगा 25.2 अपॉन 90 इंटू 100। तो यार है बेटा 28%। सिंपल है, 72% अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो है तो 28% क्या हो जाएगा, पीवी रेशियो। आई क्या आपको बात समझ में, फिर से बताता हूँ। मेरा ओल्ड सेल्स था 100, मैंने एज्यूम किया, तो न्यू सेल्स 10% से कम होकर कितना हो जाएगा, 90% पे आ जाएगा, 90% पे आ जाएगा, ठीक है। और मेरा पीवी रेशियो दे के रखा था मेरे को 30% पुराना वाला, तो उस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट 70 है और कंट्रीब्यूशन 30 का है। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि आपका जो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीमेंट होने वाला है वो 2% ऑफ सेल्स होने वाला है। तो मैंने वेरिएबल कॉस्ट रेशियो निकाला जो कि पुरानी थी 72% ऑफ सेल्स, सॉरी 70% ऑफ सेल्स थी। तो ये 70% ऑफ सेल्स थी और वेरिएबल कॉस्ट 2% ऑफ सेल्स से बढ़ने वाला है। तो इसी 70% में +2 करके ये 72% हो जाने वाला है, क्या हो जाने वाला है, 72% हो जाने वाला है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। तो इस तरीके से, और यही इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आप लोग, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नोट डाउन करेंगे फटाफट से। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का ये वाला, यही समझना सबसे जरूरी था बेटा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा है ब्रेक इवन सेल्स बताओ। क्या होता है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट निकल चुका है नया वाला, यस 185 CR, पीवी रेशियो 28%, ये आ रहा है 660.71 करोड़। पीवी रेशियो निकाल चुके हैं 28%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, प्रॉफिट अपॉन
पीवी रेशियो, प्रॉफिट नया वाला निकाल चुके हैं 56 CR अपॉन पीवी रेशियो, तो ये आएगा 200 करोड़। आर वी क्लियर विद दिस? यस, पीवी रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन ये वाला सॉल्व होगा, जहां पर आपको देखने को मिला कि फिगर्स में है बढ़ोतरी, या तो कम हो रही फिगर्स या तो बढ़ रही है, तो किस प्रकार से इसको डील करना है। ठीक है, ओके। तो इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन करेंगे, फास्ट बच्चों फास्ट, काम अपना प्रगति पे होना चाहिए एकदम स्पीड से। ठीक है, बच्चे बोल रहे हो गया भैया, हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराओ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय स्टार कंपनी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी देके रखा है रुपीज में, टोटल कॉस्ट रुपीज में देके रखा है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में देके रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो सबसे पहले तो मैं सेलिंग प्राइस निकाल लेता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स, तो पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट सेलिंग प्राइस आ जाएगा 187,500 डिवाइडेड बाय 3750। जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी नहीं पता, पर हमने निकाल ली। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछ रहा है, ये सेलिंग प्राइस आ गया ना, बोल रहा है कैलकुलेट करो प्रॉफिट, पीवी रेशियो निकालो, ब्रेक इवन सेल्स निकालो और फिक्स कॉस्ट निकालो। इतनी चीज आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमने क्वेश्चन को बोला ठीक है हम निकाल लेंगे। सॉल्यूशन नंबर 12। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो आपको टोटल कॉस्ट बता के रखी है। तो कहीं से अगर मेरे को टोटल सेल्स मिल जाए तो सेल्स माइनस कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट होता है। टोटल सेल्स भी निकालने के लिए हिसाब किताब क्वेश्चन ने मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो बताई दी है हमको, ब्रेक इवन सेल्स आपको बता के रखी यूनिट्स में, मेरे को इसको रुपीज में निकालना है। रुपीज में निकालने के लिए क्या करूंगा, ब्रेक इवन यूनिट जो दी हुई है इसको मैंने सेलिंग प्राइस ऑलरेडी निकाल लिया है, तो उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं यहां पर भी लिख देता हूं ऐसे एक बार, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 187,500 अपॉन 3750, 50 रुपए पर यूनिट। ठीक है, यस। तो मैं निकालता हूं यहाँ पर टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है। तो टोटल सेल्स कैसे आएगी, एक तो 187,500 मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल्स, टोटल सेल्स होती है ना, हमने पढ़ा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल्स दोनों मिला के टोटल सेल्स होती है। ब्रेक इवन सेल्स कैसे आएगी, यहाँ पर देखो 1250 यूनिट्स है, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर दो तो ये आ जाएगी, माइनस कर दो टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट कितना है 193,750। लेट्स फाइंड दिस आउट, 187,500 मेमोरी प्लस 1250 इंटू 50 मेमोरी प्लस 193,750 मेमोरी माइनस एमआरसी 56,250, दिस इज कम्स आउट टू बी प्रॉफिट। बच्चों फटाफट से नोट डाउन करो, ये हमारा प्रॉफिट की फिगर आ चुकी है अच्छे से। पीवी रेशियो निकालने बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, लो 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 भाई, कर लो नोट कर लो। बच्चे बोल रहे भैया नोट करने नहीं देते, अब नोट करने का समय दो। ठीक है, हो गया, यस। अब देखो पीवी रेशियो निकालने बोला, तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन निकालने का कोई उपाय है क्या क्वेश्चन में, देखो एक तो तुम ये कर सकते हो, पीवी रेशियो के बिना बेटा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता क्वेश्चन में, पर पीवी रेशियो निकालने के लिए हमको ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्वेश्चन में देके रखा है। क्या देख रखा है, देखो फिक्स कॉस्ट नहीं है तो ब्रेक इवन के बारे में मत सोचो, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब मैंने अभी अभी प्रॉफिट निकाल लिया है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मेरे को देके रखा है, तो क्या मैं पीवी रेशियो यहां से निकाल सकता हूँ, ब्रेक इवन से नहीं निकाल सकता था क्योंकि फिक्स कॉस्ट नहीं देके रखा है। तो जाएगा 187,500 इज इक्वल टू 56,250 अपॉन पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो हो जाएगा 56,250 अपॉन 187,500, और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय 187,500%। तो ये आ रहा है बेटा 30% आ गया मेरा पीवी रेशियो। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट का सोल्यूशन और ये हो गया मेरा सेकंड का सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, पीवी रेशियो निकाल लिए, हाँ जी। ब्रेक इवन सेल्स पूछ रहा है, ब्रेक इवन सेल्स तो निकाल लोगे, 1250 इंटू 50 कर देना, 1250 इंटू 50 कर देना, ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट निकालने बोल रहा है, फिक्स कॉस्ट के लिए हम लोगों के पास एक डिफॉल्ट फॉर्मूला है, 3 हो चुका, और प्रॉफिट
इज इक्वल टू सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट, ऐसे ही निकालते हैं। तो 56,250 मेरा प्रॉफिट आया है। सेल्स कितने की हुई है, सेल्स यहाँ पर निकाले थे ना टोटल। अच्छा, इसका टोटल कर लो, तो ये सेल्स है मेरा 187,500, 1250 इंटू 50 MRC 2.5 लाख, 2.5 लाख की सेल्स है इंटू पीवी रेशियो बच्चों। ठीक है, सेल्स कैसे ही टोटल पता है ना, मार्जिन ऑफ सेफ्टी प्लस ब्रेक इवन सेल्स। इससे मैंने टोटल सेल्स ले ली, मेरी 2.5 लाख की सेल्स है, उस पर पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे और फिक्स्ड कॉस्ट माइनस में रखेंगे, जो कि फिक्स कॉस्ट फिर बाद में इधर आ जाएगी। और ये हो जाएगा तुम्हारे 2.5 लाख का 30%, यानी कि 75,000 माइनस करोगे 56,250 से, 56,250 से तो 18,750 आपका आ जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट। आर वी क्लियर विद दिस, आर वी क्लियर विद दिस? यस। बच्चे बोल रहे भैया नोट डाउन कर लेते हैं, हाँ जी फटाफट से नोट डाउन कर लो। लो जी लो। अच्छा, 13 नंबर क्वेश्चन पे अगला कॉन्सेप्ट चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो मैं पहले तुमको कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। द कॉन्सेप्ट नेम्ड एज शट डाउन पॉइंट। द कॉन्सेप्ट नेम्ड एज शट डाउन पॉइंट। तो क्या होता है शट डाउन पॉइंट? इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़े दो चीजें होती है, एक होता है ब्रेक इवन पॉइंट, एक होता है शट डाउन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। पर शट डाउन पॉइंट क्या होता है? शट डाउन पॉइंट मतलब होता है द कंपनी इज नॉट इवन एबल टू रिकवर इट्स वेरिएबल कॉस्ट। तब हम लोग बोलते हैं कि यार अब तो तुम अपना वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं करा पा रहे हो। देखो, जब तक आप अपना फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहे हो तब तक समझ में आता है हम ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ समय तक हम लोगों को लॉस हो, उसके बाद हमको प्रॉफिट होने लगे। बट अगर आप अपना वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पा रहे हो, तब उस सिचुएशन में आपको अपना बिजनेस करना अब प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि अब तो आप वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं निकाल पा रहे हो अपने बिजनेस के रेवेन्यू से। तो इस सिचुएशन में कंपनी जो है वो प्लान करती है कि वो अपने ऑपरेशन को शट डाउन कर देगी, तो दैट इज नोन एज शट डाउन पॉइंट। आ रही है क्या बात समझ में? तो ये तो बेटा मीनिंग था इसका। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये हमको बताता है वेदर टू शट डाउन ऑपरेशंस और टू कंटिन्यू ऑपरेशंस। तो भाई साहब कंटिन्यू करें या शट डाउन कर दे, ये हमको बताता है ये कि भाई यार ये डिसीजन है हमारा, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देखेंगे तो ये डिसीजन मेकिंग किस प्रकार से होती है। तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला होता है शट डाउन पॉइंट का, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। ये होता है अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अगर ये सेम चीज आपको निकालनी है यूनिट्स में, तो ये हो जाएगा अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो इस चीज से आप क्या कर सकते हो, अपना निकाल सकते हो शट डाउन पॉइंट का जो भी आपका अमाउंट या फिर यूनिट्स होगा। ठीक है, इतना लिख लिए। हाँ जी भैया, अब देखो इसमें मैं तुम लोग को बताता हूँ। द कॉस्ट विच, नहीं ऐसे नहीं, ये लिखो द फिक्स्ड कॉस्ट विच कैन बी अवॉइडेड इफ द बिजनेस इज टेम्पोरली shut down is known as avoidable फिक्स कॉस्ट। ठीक है, ये लिख लो अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट होता क्या है। ठीक है, और शट डाउन पॉइंट क्या होता है? शट डाउन पॉइंट
द मिनिमम सेल्स टू कंटिन्यू ऑपरेशन, मतलब एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल्स हो, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ सेल्स हो जिसके दम पे मैं बोल सकूं कि यार मैं अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकता हूं, इतनी सेल्स हो रही है तो अभी भी स्टिल मैं कंटिन्यू कर सकता हूं भले मेरे को लॉस हो रहे हैं तो। ठीक है, जैसे कि तुम समझो इस चीज को कि अगर तुम्हारी जो एक्चुअल की सेल्स होगी वो तुम्हारी शट डाउन पॉइंट के बराबर होगी, तो अब उस सिचुएशन में आप सोच लो, आप या तो बिजनेस को शट डाउन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, या तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि अभी आप शट डाउन पॉइंट पे ही खड़े हो। ठीक है, बट कभी ऐसा होगा कि आपकी एक्चुअल सेल्स जो होगी वो शट डाउन पॉइंट से भी कम हो जाएगी, वो शट डाउन पॉइंट से भी कम हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, आपको सीधा बिजनेस बंद करके भाई दूसरा बिजनेस में शिफ्ट हो जाना है। और कभी ऐसा होगा कि आपकी एक्चुअल सेल जो है वो फाइनली एक पॉजिटिव साइन दिखेगा और बढ़ जाएगी शट डाउन पॉइंट्स के ऊपर। तो इस सिचुएशन में आप सिंपली बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि नाउ यू आर अबव शट डाउन पॉइंट, तो अभी आप शट डाउन पॉइंट पे नहीं हो, तो अपने बिजनेस को अभी भी रन कर सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ इस प्रकार से दिखता है तुम्हारा शट डाउन पॉइंट। मैं फिर से बताना चाहता हूँ, शट डाउन पॉइंट इज द पॉइंट जहां पर हम लोगों को एटलीस्ट इतनी सेल्स हो रही है कि हम अपने बिजनेस को अभी भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों को रिकवरी देखनी पड़ती है अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट की। अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट मतलब ऐसे खर्चे जो कि अगर मेरा बिजनेस बंद पड़ा है थोड़े समय के लिए, मैं बाहर बाहर गया हूँ किसी काम से, तो उस सिचुएशन में मैं उन फिक्स कॉस्ट को क्या कर सकता हूँ, अवॉइड कर सकता हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखने को मिल जाएगा शीट का, ये देखो। Z Limited sells its product at 30 per unit. During the quarter ending 31st March 2014, it produced and sold 16,000 units and suffered a loss of 10 रुपए per unit. If the volume of sales raised to 40,000 units, it can earn a profit of 8 per unit. You are required to calculate break-even point sales in rupees, profit if the sales volume is 50,000 units, minimum level of production where the company need not to close the production if unavoidable fixed cost देके रखा है 1.5 लाख। अनअवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट देके रखा है, बोल रहा है मिनिमम लेवल ऑफ प्रोडक्शन बताओ, यानी कि बेसिकली आपसे क्या पूछ रही है, शट डाउन पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, टू कंटिन्यू ऑपरेशंस। ओके, तो चलो 13 नंबर क्वेश्चन हम करते हैं, लिखो फटाफट से सॉल्यूशन नंबर 13। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 31st मार्च 2014 इट प्रोड्यूस एंड सोल्ड 16,000 यूनिट, इफ द वॉल्यूम रेज 40,000 यूनिट इट कैन। ओके, तो बेसिकली बेटा दो सेक्शंस में बटा हुआ है क्वेश्चन, सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो सेल्स आएगी वो आ जाएगी, सेल्स प्राइस 30 पर यूनिट 16,000 40,000। तो यहाँ पर मैंने 16,000 यूनिट बेचे हैं और यहाँ पर मैंने 40,000 यूनिट बेचे हैं बच्चों। आ रही है क्या बात समझ में? यस। तो 16,000 इंटू 30 के हिसाब से जो मैंने फर्स्ट सेक्शन में जो मैंने सेल्स की है स्लॉट 1 में वो 4,80,000 की है, और 40,000 इंटू 30 जो मैंने की है वो 12 लाख की सेल्स है। कितने की सेल्स है? 12 लाख की सेल्स है। अब इस सिचुएशन में मैंने प्रॉफिट कितना कमाया है? इस सिचुएशन में मैंने यहाँ पर तो लॉस कमाया है 10 यूनिट का 16,000 पे, और यहाँ पे 8 रुपए का प्रॉफिट कमाया है। तो 16,000 पे 10 रुपए का है लॉस, जिसको मैं माइनस में लिख देता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए ये लॉस की बात हो रही है। और 40,000 पे 8 रुपए का प्रॉफिट है। भाई वॉल्यूम बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, इसलिए प्रॉफिट हो रहा है। ये हो गया 3,20,000। अब तुम लोगों को जैसे ही ये दिखा तुम लोगों को समझ में आया, अरे ये डेटा तो पीवी रेशियो निकालने के लिए देके रखा है। यस, तो लिखो पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो चेंज इन प्रॉफिट है बेटा 3,20,000 माइनस 1,60,000, और ये भी माइनस में ही है भैया, मतलब लॉस है तो माइनस में होगा ना। और वैसे ही 12 लाख माइनस 4,80,000, तो ये तो हो गया 7,20,000, और ये हो जाएगा 3,20,000 4,20,000 4,80,000। 4,80,000 डिवाइड बाय 7,20,000 का परसेंट निकालता हूँ तो 66.66666666 आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पीवी रेशियो। तो क्वेश्चन की जान आन बान और शान, पीवी रेशियो हमारे हाथ में आ चुकी है। पीवी रेशियो जैसी हाथ में आती है खुशियां ही खुशियां दिखती है। ब्रेक इवन पॉइंट बताना है इन रुपीस। चलो भाई,
ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, पर ब्रेक इवन पॉइंट के लिए चाहिए फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट निकालने की निंजा टेक्निक क्या है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट। तो लिखो यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेकेंड पीरियड में प्रॉफिट हुआ है तो वही वाला पीरियड ले लेते हैं हम लोग, 3,20,000 इज इक्वल टू उस टाइम पे 12 लाख की सेल्स हुई है और पीवी रेशियो 66.666666% है माइनस फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा 12 लाख इंटू 66.6666%, मतलब बेसिकली 8 लाख आ रहा है ये, माइनस 3,20,000, तो ये आ गया 4,80,000। फिक्स कॉस्ट बच्चों आगे 4,80,000। देखो 66.67 इसलिए मैं नहीं रहता हूँ क्योंकि फिर वो आंसर जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, उससे अच्छा कैलकुलेटर है अपने हाथ में, 66.6666 4-5 बार लिख लो तो एकदम एक्यूरेट आंसर आपको मिल जाता है। ठीक है, अब निकाल लो ब्रेक इवन पॉइंट। हाँ भैया अब निकाल लो, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी, 4,80,000 अपॉन 66.666666%। इसको भी ऐसे ही करूंगा मैं, 4,10,000 डिवाइड बाई 66.666666%, तो ये आ रहा है 7,20,000। देखो तुम लोगों को आंसर एकदम डॉट सही दिख जाता है, ये देखो आंसर एकदम डॉट सही मिल जाता है, तो ये एक फायदा होता है, 4-5 बार लिख लिया करो 6666 तो सही एकदम आंसर मिल जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है, नहीं तो फिर राउंडेड ऑफ फिगर में मिलता है। प्रॉफिट बताना है जब 50,000 यूनिट सेल होगा, प्रॉफिट 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 50,000 यूनिट सेल करना है, 30 रुपीज पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, तो ये हो गया सेल्स का फिगर इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, 5×3 = 15। एक मिनट, इसको पहले पूरा ही लिख लेते हैं डेटा को, फिर करते हैं। 4,80,000 ना, हाँ जी, 50,000 इंटू 30 इंटू 66.66 10 लाख तो आएगा परसेंट, यस 10 लाख माइनस 4,80,000, पहले लिख लेते हैं 10 लाख माइनस 4,80,000, तो ये आ गया 5,20,000। ये हो गया प्रॉफिट व्हेन 50,000 यूनिट्स वी आर गोइंग टू सेल, तो अगर 50,000 यूनिट बेचेंगे तो हम लोगों को 5,20,000 का क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। फाइनली जिसका मुझे था इंतजार, तो फॉर्मूला क्या बेटा, अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो है, पर यहां पर मेरे को अनअवॉइडेबल देके रखा है, तो मेरे को एक बात बताओ, जो टोटल फिक्स कॉस्ट है मेरा, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है मेरा 4,80,000 का है, ठीक है, इसके दो टुकड़े हो गए, कौन से दो टुकड़े हो गए, अवॉइडेबल अनअवॉइडेबल। अगर मेरे को क्वेश्चन अनअवॉइडेबल बता के रखा है 1.5 लाख, तो मेरे को सारे बच्चे अवॉइडेबल कितना होगा ये बता देंगे, भैया ये हो जाएगा 3,30,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर, खत्म। यस, ठीक है यही कहानी है। हाँ जी, तो लिखो शट डाउन पॉइंट, तो शट डाउन पॉइंट अवॉइडेबल अपॉन पीवी रेशियो डिवाइड बाई 66.6666%, तो ये आ रहा है 4,95,000, 4,95,000। आर वी क्लियर विद दिस? यस। इफ यू वांट टू फाइंड आउट इन यूनिट्स, देन जो भी तुम्हारा आया है वो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 16,500 यूनिट्स। इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, 3,30,000 यूनिट्स का बता रहा हूँ ना, अपॉन 30 रुपये पर यूनिट है सेलिंग प्राइस, इंटू पीवी रेशियो, ताकि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाए, तो 30 इंटू 66.66%, तो ये आएगा 20 रुपये, तो 3,30,000 डिवाइडेड बाई 20 रुपये, तो ये आ गया 16,500 रुपये। ठीक है, क्या क्या सेलिंग प्राइस को अगर मैं पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा ना, सेलिंग प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करूंगा तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिल जाएगा। बस हो गया क्या? हाँ जी,
तो अब इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से। पहले ये वाला पेज कर लेंगे बच्चे। अब बच्चे बोल रहे हैं भैया आपको क्या लगता है, अच्छा एक सेकंड मेरा स्क्रीन हैंग हो गया है। ओके तुम लोग इसको नोट करो। ठीक है बच्चा पार्टी। यस भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन तो अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज योर की फैक्टर्स। यस 14 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर, तीनों क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा की फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। तो इसका पहले मैं कॉन्सेप्ट लिखवा दूं तुम लोगों को, क्या होता है की फैक्टर। देखो, ड्यूरिंग प्रोडक्शन प्रोसेस, इफ एनीथिंग becomes short for the purpose of production, that is shortage in supply, then we can say it is a key factor. यस क्या होता है बच्चों की फैक्टर की, बाई चांस मान लो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान मे बी रॉ मटेरियल, मे बी लेबर, और मे बी एनी अदर थिंग, कोई भी एक ऐसी चीज जो कि मशीन आर हो सकता है तुम्हारा या कुछ भी हो सकता है, वो तुम्हारा शॉर्ट हो गया, शॉर्टेज हो गई है उस चीज की, मतलब आपके पास जितना अवेलेबल आपको उससे काम चलाना पड़ेगा। आपकी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, समझो आपका यूसेज ज्यादा है, आपका रिक्वायरमेंट ज्यादा है, पर आपकी सप्लाई कम है, अवेबिलिटी कम है। अवेबिलिटी कम है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, आप लोग इसको नोट करो की फैक्टर क्या होता है। फिर से बताता हूँ, एक कोई ऐसी आइटम जो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस में कम पड़ गई है, शॉर्टेज पड़ गई है, और जितना है उसी से काम अब आपको चलाना पड़ेगा। ओके भैया। तो देखो मेरे को एक बात बताओ, तुम लोग किस बेसिस पे सोचो, तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हारा खुद का बिजनेस है, तुम लोग किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि तुम, मान लो जैसे तुम कोई दो प्रोडक्ट बनाते हो, लेट से एक्स और वाई दो प्रोडक्ट बनाते हो, तो तुम किस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि तुम्हारे पास अगर 50 लाख रुपए है तो तुम कितना लाख रुपए लगाओगे एक्स के प्रोडक्शन में, कितना लाख रुपए लगाओगे वाई के प्रोडक्शन में। सिंपल। आप बोलोगे भैया जिसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करूंगा, है ना। जिस चीज में मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होता है उस चीज का मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा करूंगा। तो जब भी आप एक्स का प्रोडक्शन करोगे, एक्स का या फिर वाई का प्रोडक्शन करोगे, तो एक्स के प्रोडक्शन के टाइम पे या वाई के प्रोडक्शन के टाइम पे आप इन दोनों को जज करोगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। किस बेसिस पे जज करोगे कि मेरे को कितना कंट्रीब्यूशन देते हैं ये प्रोडक्ट, इस बेसिस पे आप इसको क्या करोगे, जज करोगे। आ रही है क्या बात समझ में। हाँ जी भैया, तो वी आर गोइंग टू जज ऑन द बेसिस ऑफ दिस। बट अब मेरे को एक बात बताओ, अगर की फैक्टर्स का केस है, ठीक है, ये तो क्या हो गया नॉर्मल सिचुएशन। नॉर्मल सिचुएशन व्हेन नो की फैक्टर एग्जिस्ट, ठीक है। पर जब की फैक्टर एग्जिस्ट करेगा, तब उस सिचुएशन में एक्स या वाई का डिसीजन मेकिंग किस बेसिस पे होता है, ये होता है बेटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर। मतलब हम लोग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द की फैक्टर। मान लो रॉ मटेरियल की फैक्टर है तो रॉ मटेरियल के बेसिस पे निकालेंगे, मान लो लेबर की फैक्टर है तो लेबर के बेसिस पे निकालेंगे, मान लो मशीन आर की फैक्टर है तो मशीन आर के बेसिस पे, जो चीज आपकी की फैक्टर रहेगी उस बेसिस पे हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट निकाल रहे थे, उस प्रोडक्ट का एक्स और वाई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल रहे थे। पर यहाँ एक्स और वाई का कंट्रीब्यूशन तो निकालेंगे बट की फैक्टर के बेसिस पे, ठीक है। तो व्हेन की फैक्टर एग्जिस्ट, तो जब की फैक्टर एग्जिस्ट करेगा तो कुछ इस प्रकार से हमारा कार्यक्रम चल रहा होगा। भैया एग्जांपल दो, एग्जांपल। जैसे मान लो मशीन आर, तो आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। जैसे मान लो लेबर, तो आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन
पर लेबर आर। मैं ये बता रहा हूं ना कि जैसे मान लो मशीन आर की फैक्टर है, मशीन आर की फैक्टर है, तो आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर निकालोगे। अगर लेबर की फैक्टर है तो आप कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर निकालोगे। आ रही है के बात समझ में? अगर आपका और कोई चीज है, लेट्स से और कुछ रॉ मटेरियल भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो रॉ मटेरियल है, तो आप निकालोगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल, पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल निकालोगे, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट नहीं, पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल। कुछ इस प्रकार से इस चीज से डील किया जाता है। तो फटाफट से इसको नोट डाउन करेंगे, फिर इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तीन तीन क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर डाल के रखे हुए हैं, जिसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जाएगा और दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा लूंगा। ठीक है बच्चों? यस भैया। चलो, तो ये की फैक्टर की तो लिखने वाली कार्यक्रम हो गए, क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। मून लिमिटेड प्रोड्यूस करेगा प्रोडक्ट एक्स वाई जेड और डिसाइड कर रहे हैं कि एनालाइज करेंगे प्रोडक्शन मिक्स को इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज थ्री प्रोडक्ट्स एक्स वाई और जेड। यू हैव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। डायरेक्ट मटेरियल एक्स का, वाई का, जेड का देके रखा है पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड्स देके रखा है पर यूनिट तीनों का। बोल रहा है डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी का रेट पर आर देके रखा है। रेट पर आर मतलब एक घंटे का रेट कितना होता है, और आर पर यूनिट ऑफ एक्स, आर पर यूनिट ऑफ वाई, आर पर यूनिट ऑफ जेड भी देके रखा है आपको। ठीक है, डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का। आगे बोल रहा है क्वेश्चन, फ्रॉम द करंट बजट फर्दर डिटेल्स आर एस फॉलोज। बोल रहा है एनुअल प्रोडक्शन एट प्रेजेंट कुछ इस प्रकार से है एक्स वाई और जेड की। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी आपको देके रखा है, और सेल्स डिपार्टमेंट एस्टिमेट कर रही है पॉसिबल सेल्स इन द कमिंग ईयर। मतलब सेल्स डिपार्टमेंट बोल रही है कि आने वाले समय में सेल्स जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती है, बढ़ी हुई दिख रही है तीनों की सेल्स। आपको बोल रहा है देयर इज अ कांस्टेंट ऑन सप्लाई ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट ए। मतलब एक तो लेबर जो है वो क्या बन गया, कांस्टेंट इन सप्लाई हो गया, मतलब लेबर की शॉर्टेज है डिपार्टमेंट ए के लिए। किसके लिए? ए के लिए। बी के लिए है क्या? नहीं है, बी के लिए छप्पड़ फाड़ के लेबर अवेलेबल है, पर ए के लिए लेबर्स की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो उस सिचुएशन में इट्स मैन पावर कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट लेवल। अच्छा, मतलब प्रेजेंट लेवल में जितना भी हो रहा होगा, मेरे को अभी नहीं पता कितना हो रहा है, पर प्रेजेंट लेवल में जितना भी हो रहा होगा उससे ऊपर नहीं जा सकता, मतलब उतने ही आपके पास। तो रिक्वायर्ड है आइडेंटिफाई करो बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स ऑफ मून लिमिटेड और कैलकुलेट करो टोटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है जी बच्चों, तो फटाफट से एक बार आओ मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्वेश्चन ने बोला क्या। देखो, सबसे पहला काम जब भी आपको क्वेश्चन बनाना है तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल ही लेना है। फिर जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलेगा हम उसको कन्वर्ट करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ की फैक्टर। आ रही है बात समझ में? तो पहले आपको नॉर्मल कंट्रीब्यूशन निकाल लेना है। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। पहले नॉर्मल कंट्रीब्यूशन निकलेगा। नॉर्मल कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद देखो, इंस्टीट्यूट का यही तरीका है बेटा, इंस्टीट्यूट के तरीके से हम लोगों को काम करने होते हैं। तो पहले हमको नॉर्मल कंट्रीब्यूशन निकालना है, फिर उसको कन्वर्ट करना है की फैक्टर के बेसिस पे। तीन प्रोडक्ट है मेरे पास एक्स वाई जेड, तो तीनों के लिए एक साथ कहानी लिखेंगे हम कल कहानी के रचयिता हैं, कहानी रचने वाले हैं एक्स वाई एंड जेड। चलो भाई, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने के लिए चाहिए होता है मेरे को सेलिंग प्राइस। तो क्या मुझे क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस परोसा हुआ है? हाँ जी, परोसा हुआ है सेलिंग प्राइस पर यूनिट 312, 400, 240 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट आपको अलग अलग तरीके से दे के रखा है। आपको डायरेक्ट मटेरियल बता के रखा है, वेरिएबल ओवरहेड्स बता के रखा है 160, 120, 80। 160, 120, 80 सीक्वेंस में लिखते हैं, डायरेक्ट लेबर लिख लेते हैं सेकंड सीक्वेंस में। एक होगा डिपार्टमेंट ए का, एक होगा डिपार्टमेंट बी का। तो डिपार्टमेंट ए में देखो डायरेक्ट लेबर आर्स दे के रखा है 6 घंटा, 10 घंटा और 5 घंटा, और यहाँ पर आपको रेट दे के रखा है। तो रेट से मल्टीप्लाई कर लोगे तो अमाउंट आ जाएगा, जैसे 6 4 जा 24, तो 24 रुपये हो गया एक्स के लिए डिपार्टमेंट ए में। वैसे 4 10 जा 40, 40 रुपये, और 4 5 जा 20। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रेट डिपार्टमेंट ए का। वैसे डिपार्टमेंट बी का निकाल लो, 8 6 जा 48, और 15 8 जा 120, 11 8 जा 88।
जो इजी टेबल से हार्ड टेबल होती है उससे मल्टीप्लाई करो। भैया हमारे पास कैलकुलेटर है, आप मजाक मत करो हमसे, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। लास्ट में वेरिएबल ओवरहेड्स परोस के दिए 8, 20 और 12। चलो तो इससे मेरे को मिल जाएगा क्या, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। चलो निकाल लेते हैं। 312, 312 माइनस 160 माइनस 24 माइनस 48 माइनस 8, तो ये आ रहा है 72। 400 माइनस 120 माइनस 20, 100, 240 माइनस 80 माइनस 20 माइनस 88 माइनस 12, 40, 72। लो जी, ये आ गया तुम्हारा नॉर्मल कंट्रीब्यूशन। क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आ गया। अब मेरे को बताओ कांस्टेंट कहां पर है, की फैक्टर क्या है, की फैक्टर है डिपार्टमेंट ए के लेबर्स। डिपार्टमेंट ए के लेबर्स कौन है, ये रहे, ये देखो ये वाला एरिया तुम्हारा डिपार्टमेंट ए के लेबर्स का है, ये कांस्टेंट में। तो मेरे को फटाफट से बताओ क्या इन्हीं को मैं कंसीडर करूंगा और मेरा जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट ए के लेबर्स, जो कि है 6 घंटा, 10 घंटा और 5 घंटा। ठीक है, 6 घंटा, 10 घंटा और 5 घंटा। तो मेरे को फटाफट से बताओ नंबर ऑफ आवर्स इन डिपार्टमेंट ए, 6 घंटा, 10 घंटा और 5 घंटा, किसके लिए, एक्स वाई और जेड के लिए, एज द केस में भी। तो कंट्रीब्यूशन पर आर ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट ए कितना आएगा, 72 मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन है उस प्रोडक्ट का एक्स का, पर 6 घंटे के हिसाब से डिवाइडेड बाय 6 कर दोगे तो पर आर आ जाएगा ये 12 रुपए, ये आ जाएगा 10 रुपए, और 5 8 40, ये हो जाएगा 8 रुपए। तो अब आप दोगे रैंक जिसकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ की फैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ की फैक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ की फैक्टर। ये हो गया रैंक 1, ये हो गया रैंक 2, ये हो गया रैंक 3। क्यों, रैंक 8 लिख दिया सॉरी मैं, रैंक 3 क्यों, क्योंकि ये देखो इसकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रही है 12 रुपए पर आर, इसकी 10 रुपए पर आर आ रही है, इसकी 8 रुपए पर आ रही है। अब डिपार्टमेंट ए के लेबर रेस्ट्रिक्टेड है, डिपार्टमेंट ए के लेबर रेस्ट्रिक्टेड है, तो भाई वो लेबर 1 घंटा देके 12 रुपए कमाएगा, 1 घंटा देके या तो 10 रुपए कमाएगा, 1 घंटा देके या तो 8 रुपए कमाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ द थिंग दैट कौन सा प्रोडक्ट वो बना रहा है। तो मैं तो उससे सबसे ज्यादा एक्स ही बनवाऊंगा ना, क्योंकि मैं बोलूंगा भाई 1 घंटा दे रहा है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा के दे, सबसे ज्यादा प्रॉफिट एक्स में कमाया जा रहा है, तो मैं उससे एक्स ही बनवाऊंगा ना सबसे पहले। तो इसीलिए रैंकिंग दी हूं कि सबसे पहले प्रायोरिटी दूंगा मैं एक्स के प्रोडक्शन को, फिर मैं प्रायोरिटी दूंगा वाई के प्रोडक्शन को, फिर मैं प्रायोरिटी दूंगा जेड के प्रोडक्शन को। आर वी क्लियर विद दिस, यस, ठीक है। तो अब मेरे को सबसे पहले ये देखना है, सबसे पहले मेरे को ये देखना है कि भाई क्वेश्चन बोला था कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट लेवल, तो प्रेजेंट लेवल कितना है वो मेरे को देखना है। ठीक है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट लेवल ऑफ डिपार्टमेंट ए लेबर आर। ठीक है, तो सबसे पहले समझना आपका डिपार्टमेंट ए है, आपका प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है, प्रोडक्ट जेड है, यूनिट्स प्रेजेंटली कितने यूनिट्स बनाए जा रहे हैं बच्चों, 10,000, 12,000, 20,000। क्या है, प्रेजेंटली इतने यूनिट्स बनाए जा रहे हैं, 10,000, 12,000, 20,000। एक मिनट, स्क्रीन अटक रही है थोड़ी थोड़ी, 10,000, 12,000 और 20,000। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स 6, 10 और 5, 6 घंटा, 10 घंटा और 5 घंटा पर यूनिट, पर यूनिट। ठीक है, तो अब देखो, अब मेरे को बताओ टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 60 घंटा हो गया एक्स का, 10,000 यूनिट बनाए प्रेजेंटली और 6 घंटा दिए एक यूनिट के पीछे, 1,20,000 घंटे हो जाएंगे किसके, वाई के, 5 2 10, 1,00,000 घंटे हो जाएंगे जेड के। टोटल कितना हो गया, टोटल आवर्स ऑफ
डिपार्टमेंट ए इज इक्वल टू 60,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,00,000, तो ये हो गया 2,80,000 घंटे। आर वी क्लियर विद दिस? यस। तो दिस इज द प्रेजेंट कैपेसिटी। बच्चों फटाफट से नोट डाउन करो, प्रेजेंट कैपेसिटी हमारी ये रही। ठीक है, हाँ जी। तो अब मैंने रैंकिंग दे दी है, कौन सा प्रोडक्ट को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी देने वाला हूँ, और मैंने ये भी निकाल लिया कि टोटल हमारी कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स की। अब मेरे को बताओ फ्यूचर फोरकास्टिंग क्या है। फ्यूचर फोरकास्टिंग ये है कि प्रोडक्ट एक्स जो है वो 12,000 यूनिट्स बिकेगा, ये वाई जो है वो 16,000 बिकेगा और जेड 24,000 बिकेगा। तो कितना बिकेगा उससे मेरे को मतलब नहीं, मेरे को प्रायोरिटी देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम एक्स को। तो सबसे पहले एक्स का प्रोडक्शन करेंगे छप्पड़ फाड़ के। तो एक्स के प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट ए के अंदर कितने घंटे लगते हैं, एक्स के प्रोडक्शन में यूनिट्स मेरे को बनाने हैं 12,000, पूरे के पूरे बनाऊंगा, पूरे बनाऊंगा। फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ की फैक्टर मिल रहा है, तो पूरे बनाऊंगा एक्स। और नंबर ऑफ आवर्स कितने देने होते हैं पर यूनिट, 6। तो ये कितने आवर्स कंज्यूम कर लेगा, 12,000 इंटू 6, ये कर लेगा 72,000 आवर्स कंज्यूम कर लेगा। तो कितने अवेलेबल हैं, 2,80,000 घंटे अवेलेबल है। कितने कंज्यूम कर लेगा, 72,000। तो अभी बचे हैं क्या, हाँ अभी भी बचे हैं 2,08,000 घंटे। सेकेंड प्रायोरिटी किसकी मिली है, वाई को मिली है। वाई के हैं 16,000 यूनिट्स की डिमांड है। कितने यूनिट्स की डिमांड है, 16,000। तो 16,000, और वाई के एक यूनिट के प्रोडक्शन में लगता है 10 घंटे। तो 10 घंटे, तो ये हो गया 1,60,000 घंटे कौन कंज्यूम कर लेगा, वाई कंज्यूम कर लेगा। तो अगेन 2,80,000 अवेलेबल है, 72,000 ए कंज्यूम कर लेगा, सॉरी एक्स कंज्यूम कर लेगा, 1,60,000 वाई कंज्यूम कर लेगा। तो 48,000 आवर्स बचे हैं। तो सिंपल सी बात है, 48,000 आवर्स जो है वो जेड कंज्यूम करेगा। और जेड जो है वो एक यूनिट के पीछे 5 घंटे लेता है। एक यूनिट के मैन्युफैक्चरिंग में जेड का 5 घंटा लगता है। ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 आवर्स। तो अगर 48,000 आवर्स है तो कितने यूनिट्स बनेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 9,600 यूनिट्स बनेंगे। और ये आ गया मेरा बैलेंसिंग फिगर। जेड की डिमांड कितनी थी, 24,000 यूनिट्स। बना पाऊंगा 24,000, नहीं बना पाऊंगा। क्यों नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक्स और वाई के प्रोडक्शंस को फुल फुल कैपेसिटी में किया है, क्योंकि इनकी रैंकिंग ज्यादा है, रैंक 1 रैंक 2। तो जेड को बैलेंसिंग फिगर से ही काम चलाना पड़ेगा, जेड का प्रोडक्शन हमको कम करना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर इन डिपार्टमेंट नंबर ए। ठीक है, तो फटाफट से अब इसको नोट डाउन करो। कैसे आया बैलेंसिंग फिगर, पता है ना, ये जो बैलेंसिंग फिगर आया ये कैसा आया पता चलो ना। 48,000 आवर्स है, और एक यूनिट को बनाने के लिए 5 घंटे लगेंगे, तो 9,600 यूनिट्स बन के रेडी हो पाएंगे जेड के, बस। और ये बैलेंसिंग फिगर, इतना ही है बेटा कार्यक्रम। ठीक है, क्वेश्चन हमसे इतना ही पूछा था क्या, एक और चीज पूछा था, बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट मिक्स हमने बता दिया है। अच्छा, टोटल कंट्रीब्यूशन भी पूछा है, तो पहले इसको नोट करो, फिर हम टोटल कंट्रीब्यूशन वाले पॉइंट में आते हैं। इतना नोट कर लो पहले। हम्म, ठीक है जी बच्चों, यस भैया। चलो हम निकाल लेते हैं कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कंट्रीब्यूशन ड्यू टू न्यू प्रोडक्ट मिक्स। हाँ जी, तो प्रोडक्ट है मेरे पास एक्स, वाई और जेड। ठीक है, हमको क्या लगाना है, प्रोडक्शन यूनिट्स कितने हैं इसके, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, तब हमको टोटल हाथ में आ जाएगा। तो प्रोडक्शन में करने वाला हूँ इसका 12,000 का, 16,000 का, 9,600। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मेरे को यहाँ से मिल जाएगा 72,140। 12,000 इंटू 72, 16,000 इंटू 100, 9,600 इंटू 40, 28,48,000 टोटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है,
बच्चे पूछेंगे भैया यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑन द बेसिस ऑफ की फैक्टर नहीं लोगे? नहीं नहीं, यहाँ पर आपको नॉर्मल कंट्रीब्यूशन ही बताना है। यहाँ पर वो प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहा है, इस प्रोडक्शन मिक्स से आपको प्रॉफिटेबिलिटी का स्कोप कितना बन रहा है वो इस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही निकालना है। दो चीज पूछा था, मिक्स पूछा था, तो ये रहा मिक्स। और हर चीज कोशिश करेंगे अपन टेबुलर फॉर्म में करें, क्योंकि क्या इससे प्रेजेंटेशन ज्यादा इनहेंस होता है। नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा फुटंकी क्वेश्चन है, बस आपको अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम सच प्रोडक्ट मिक्स बताना है। 15 नंबर क्वेश्चन आप लेके जा रहे हैं होमवर्क में। ठीक है, आपको सॉल्व करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। 15 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व करना ही करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका रॉ मटेरियल स्केयर में, रॉ मटेरियल विच इज स्केयर अवेबिलिटी 61,000 kg ओनली, तो उस बेसिस पे आपको बनाना है। सेम टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपको 60 नंबर क्वेश्चन एक और करवा देता हूँ। ठीक है, चलो रीड करें क्या क्वेश्चन पहले। हाँ जी, बोल रहा है एबीसी लिमिटेड प्रोड्यूस करेंगे और सेल करेंगे एक्स और वाई। प्रोडक्ट इज हाईली डिमांडेड इन द मार्केट। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू बोथ द प्रोडक्ट आर गिवन बिलो। पर यूनिट आपको दे के रखा है सारा डेटा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड्स 5 पर मशीन आर के हिसाब से, सेलिंग प्राइस आपको दे के रखी दोनों की। आपको फिर क्वेश्चन बोल रहा है कंपनी इज फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ मशीन आर फॉर वर्किंग। द एबिलिटी ऑफ मशीन आर लिमिटेड टू 60,000 आवर्स इन अ मंथ। एट प्रेजेंट द मंथली डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स एंड वाई 8,000 यूनिट्स एंड 6,000 यूनिट्स। फिक्स एक्सपेंसेस 2,25,000 पर मंथ है। आपको निकालना है प्रोडक्ट मिक्स डेट जनरेट मिनिमम सॉरी मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इन द गिवन सिचुएशन, ऑल्सो कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये दो चीज हमको निकालनी है। अगेन जैसा तुम लोग को बताया था, सबसे पहला काम है हम लोगों को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना होता है। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ज्यादा इजी हमने किया। पहली बात तो प्रोडक्ट्स भी कम कर दिया, दो है। और दूसरी बात हम लोगों को स्केरसिटी निकालनी नहीं पड़ी, हमको खुद ही क्वेश्चन ने परोस के दे दिया स्केरसिटी एक्स और वाई। सबसे पहले लिखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 300 एंड 450 लेस वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल, फिर आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, और क्या है वेरिएबल ओवरहेड्स। कितना है 140 180 60 100 20 40। चलो तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा पर यूनिट, -300 -140 -60 -20 450 -180 100 -40। चलो अब मेरे को बताओ मशीन आर रेस्ट्रिक्टेड है, तो आपको बताना है मशीन आर के बेसिस पे। तो आप मेरे को ये बताओगे पर यूनिट, एक यूनिट को बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली कहीं नहीं दिख रही है, बट ये ब्रैकेट आपको उसका एक्सप्लेनेशन देगा। 5 रुपए पर मशीन आर लगता है, तो बताओ एक्स को बनाने के लिए कितने घंटे लगे होंगे। अगर उसको 20 रुपए लगा, वेरिएबल ओवरहेड अगर 20 रुपए लगा, तो कितने आवर्स काम चले होंगे। तो भाई साहब 20 / 5 इज इक्वल टू 4 घंटे एक्स को बनाने में लगे होंगे। और वैसे ही इसको 40 लगा है, तो 40 / 5 8 घंटे वाई को बनाने में लगे होंगे। आ रही है बात समझ में। ये देखो आपको बोल रहा है 5 रुपए हम 1 घंटे का देते हैं, और हमने 20 रुपए दिया है, तो मेरे को बताओ कितने घंटे काम हुआ होगा। 5 रुपए 1 आवर का होता है, ठीक है, ₹5 1 आवर का होता है, तो ₹20 कितने आवर्स का होगा बच्चों, 4 आवर्स का होगा ना, 4 आवर्स का होगा ना, 5 4 20। वैसे ही ₹5 1 आवर का होता है, तो ₹40 कितने आवर्स का होगा, 8 आवर्स का होगा, 8 5 40 8 आवर्स का होगा। तो 8 घंटे और 4 घंटे लगते हैं वाई और एक्स को बनाने में। तो अब यहाँ पर लिखो मशीन आर पर यूनिट
कैलकुलेशन में यहाँ पर लिख दूँ क्या इसकी, मतलब तुम्हारे रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ 4/8। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 4 आवर्स, 40 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 8 आवर्स। ठीक है, इस प्रकार से हमने निकाला है इसको। तो तुम्हारा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मशीन आर, 80 डिवाइडेड बाय 4 20, 130 डिवाइडेड बाय 8 16.25। रैंक क्या आ जाएगी, ये हो गई रैंक 1, ये हो गई रैंक 2। लो, तो सबसे पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लिया, फिर इसको कन्वर्ट कर लिया मशीन आर के बेसिस पे। इसको नोट डाउन कर लो। तो पहली प्रायोरिटी अभी एक्स को मिलने वाली है ना, 8,000 यूनिट एक्स के हैं और 6,000 यूनिट्स वाई के हैं। ठीक है, चलो तो देखो एक्स और वाई यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स, नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे लगते हैं इसको, 4 घंटे लगते हैं, अभी हमने निकाला 32,000 आवर्स हो गए। टोटल आवर्स मेरे पास कितने अवेलेबल है, 60,000 आवर्स अवेलेबल है। तो 32 अगर यूटिलाइज हो गए हैं तो अब 28,000 आवर्स ही बचे बस वाई के लिए। ठीक है, 60 माइनस 32,000, 28,000 बचे हैं। अगर वाई को बनने में, एक वाई को बनने में लगता है 8 घंटे, तो बैलेंसिंग फिगर ऑफ वाई कितना आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर ऑफ वाई आ रहा है 3,500 यूनिट्स मात्र। ये आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। कैसे आया फिर से बता देता हूँ, 28,000 घंटे बचे टोटल। सुनो ना, टोटल बेटा 32,000 से 28 दोनों मिला के मेरे पास 60,000 घंटे अवेलेबल हैं। अब क्योंकि एक्स ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मशीन आर कमा के दे रहा है, तो मैं एक्स को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। तो मैं एक्स की पूरी पूरी यूनिट्स बनाने की कोशिश करूंगा। 8,000 इंटू 4 घंटे एक यूनिट को बनने में लगते हैं, तो ये 32,000 यूनिट या 32,000 घंटे अकेले खा जाएगा, 32,000 आवर्स ये अकेले कंज्यूम कर जाएगा। तो अब 60,000 आवर्स तो अवेलेबल है, जिसमें से 32,000 आवर्स यूटिलाइज हो चुके हैं। तो अब 28,000 आवर्स हमारे पास बचे। तो ये जो 28,000 आवर्स है, जो 28,000 आवर्स है, ये जो है वो वाई यूटिलाइज करेगा। कौन यूटिलाइज करेगा, वाई। और वाई का एक यूनिट बनने में लगता है 8 घंटे, तो इसलिए 28,000 डिवाइडेड बाय 8 घंटे, तो 3,500 यूनिट्स बस बन पाएंगे वाई के, जबकि वाई के बनने थे 6,000, पर सिर्फ 3,500 ही हम बना पाएंगे। आई एम सो सॉरी फॉर दिस थिंग। तो ये हम ऐसा बोल देंगे, और ये हमारा प्रोडक्ट मिक्स बनेगा 8,000 और 3,500 एक्स और वाई का रेशियो। हमको क्वेश्चन प्रॉफिट भी निकालने बोला है, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। एक्स वाई यूनिट्स 8,000, 3,500, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ऐसे क्यों बना रहा हूँ मैं बताता हूँ तुम लोग। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमने निकाला था ना, कहाँ गया, ये रहा 80, 130। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 8,000 इंटू 80, 3,500 इंटू 130। तो टोटलिटी में हो जाएगा ये 10,95,000 इन टोटल, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। अब आपको याद आया, शुरू शुरू में बताया था कि जब भी आपको एक से ज्यादा प्रोडक्ट दिया रहेगा और आपको क्वेश्चन प्रॉफिट निकालने बोलेगा, तो आप कंट्रीब्यूशन तो निकाल लोगे अलग अलग, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन की टोटल दी रहती है, टोटल फिक्स कॉस्ट दी रहती है, जो कि 2,25,000 दे के रखी है आपको। तो ये आपको टोटल में ही लेना होता है। तो अब आप इसको माइनस करोगे 2,25,000 को, तो 8,70,000 आपका आ गया प्रॉफिट। आई बात समझ में, याद है एकदम इनिशियली बताया था मैं आपको चैप्टर के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, कि जब भी आप टेबल बनाओगे, तो जो आप टेबल का फॉर्मेशन करोगे वहां पर आप लोगों को कंट्रीब्यूशन तो अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपको टोटल मिलना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्ट को आप अलग अलग कर नहीं सकते। ठीक है, यस, चलो नोट डाउन कर लो इसको। ये वाले टोटल्स ब्लैंक रहेंगे, पॉसिबल ही नहीं है फिल करना। यूनिट्स को तो एक बार लिख भी सकते हो, कंट्रीब्यूशन को नहीं लिख सकते।
ठीक है जी बच्चों। हाँ जी भैया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा हम लोग डील करने वाले हैं जिससे, वो होगा तुम्हारा छुटंकी सा कॉन्सेप्ट होगा तुम्हारा कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा कॉन्सेप्ट है भैया? कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट का। देखो क्या होता है, जब भी तुम्हारी कंपनी, व्हेन द कंपनी, अच्छा भैया मेरी कंपनी, हाँ तुम्हारी कंपनी, व्हेन द कंपनी डील्स विद बच्चों, व्हेन द कंपनी डील्स विथ मोर देन वन प्रोडक्ट, ओ माय गॉड। तो जब कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट से डील कर रही है, उस सिचुएशन में द फिक्स्ड कॉस्ट इज रिकवर्ड बाय ऑल दी प्रोडक्ट्स, राइट। उस सिचुएशन में क्या होता है, फिक्स कॉस्ट की जो रिकवरी होती है वो सारे के सारे प्रोडक्ट मिलके करते हैं, मिलके। तो जब ना जो बेसिक फॉर्मूला बनता है ना, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, वो यहाँ पर वॉयलेट हो जाता है। क्यों वॉयलेट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट की बात नहीं, एक प्रोडक्ट की बात नहीं, यहाँ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। तो उस सिचुएशन में व्हेन द कंपनी डील विद मोर देन वन प्रोडक्ट, द फिक्स कॉस्ट रिकवर्ड बाय ऑल द प्रोडक्ट्स। तो द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एज फॉलोज। तो कुछ इस प्रकार से ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगता है। क्या लगता है? आपका निकलेगा कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू जो भी आपकी कंपनी की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी, इसको आपको ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के बेसिस पे आपको इसको बांट देना है। आ रही है क्या बात समझ में? आई ना समझ में बात? कि तुम लोगों का सोचो, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो, तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हो तो एक प्रोडक्ट तो रिकवरी करेगा नहीं फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट मतलब क्या होता है? पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक साथ में एक बार में खर्चा हो जाता है ना। तो अब भाई कोई अप्रोप्रिएट बेंचमार्क हमारे पास होता नहीं है बांटने के लिए। हम लोग बांटते भी तो कैसे बांटते हैं, तुम लोग ओवरहेड चैप्टर में देखियो, प्राइमरी समरी, सेकेंडरी समरी में। तब कुछ कुछ फिक्स कॉस्ट का जब हमारे पास होता ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, सिंपली भाई वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लेके बांट देते हैं, और उस बेसिस पर हम यूनिट्स भी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? इसके लिए तुम्हारे पास एक क्वेश्चन मैंने ये देखो दिया हुआ है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया है 40, 50, एक्स और वाई, दो प्रोडक्ट है ऑर्गेनाइजेशन में। वेरिएबल कॉस्ट देके रखा है, इसको अगर हम माइनस कर लेंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 40 माइनस 16 24, ये 40 कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, क्लियर है सबको? यस, ये देखो तुमको यहाँ पर रेशियो देके रखा है। तो चलो मैं तुमको बताता हूँ, कुछ इस प्रकार से करना है तुमको। प्रोडक्ट एक्स और वाई, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 24 रुपये, 40 रुपये। तुम्हारा रेशियो 7:3 का है, तो इसका प्रोडक्ट निकाल दो, ये दोनों का प्रोडक्ट निकाल दो। तो ये हो जाएगा 4 × 12 तो 120 हो जाएगा, 24 × 7 ये हो जाएगा 160 का टोटल, ये आ रहा है 288। क्लियर है सबको? तो ये हो जाएगा वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। टोटल ऑफ वेट्स कितने? 7, 8, 9, 10, 28.8। ठीक है, ये तो तुम लोग आता ही होगा यार, फाउंडेशन लेवल पे हम लोग सीख चुके हैं इसको कि वेटेड कैसे निकालते हैं। तो ये वेटेड हो गया तुम्हारा, जो भी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा उसको रेशियो से मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट निकालो, तो प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स कर दो। ठीक है, हाँ जी, नोट डाउन करो इसको, फिर इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं फटाक से तुम्हारा कंबाइंड ब्रेक इवेंट, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट मेरे को क्वेश्चन में देके रखिए 6,66,600 अपॉन 28.8, तो हो जाएगा 6,66,600 डिवाइडेड बाई 28.8, तो ये आ रहा है 23,145। लो जी, ये तुम्हारा कंबाइंड बीपी आ गया, कंबाइंड बीपी 23,145। ठीक है, अब इसको आपको सिर्फ क्या करना है, कंबाइंड बीपी को बांट देना है दो हिस्सों में, एक्स और वाई। 23,145 अपने पास रेशियो दिया हुआ है ऑलरेडी। क्या है रेशियो? 7:3 है, 7/10, 3/10। 23,145 इंटू
7 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ रहा है 16,201 यूनिट। डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 6944 यूनिट्स। एक को राउंड ऑफ करना ही पड़ेगा, तो दोनों में से किसी को भी आप एक, किसी भी एक को क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ओके ओके भैया, ओके। चलो, तो ये तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट हो गया, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट का, कि जब भी हमको ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कंपनी में हम एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, और उस सिचुएशन में हमको क्वेश्चन रेशियो प्रोवाइड करके रखा है कि क्या रेशियो आपको मेंटेन करना है, तो आप क्या करोगे, वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालोगे और टोटल फिक्स कॉस्ट से डिवाइड कर दोगे वेटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को। ठीक है, फिर जो नंबर ऑफ यूनिट्स तुम्हारे आ जाएंगे उसको दो हिस्सों में उनके रेशियो में ही बांट दोगे, एक्स और वाई के, तो एक्स और वाई का इतना इतना प्रोडक्शन होगा, ये चीज। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, इसको लिख लो कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट का, और उसके तुरंत बाद ये वाला एग्जांपल लिख के इसको सॉल्व भी कर लो। ये छोटा सा एग्जांपल में लिया हूं, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना बड़ा करीब करीब क्वेश्चन है, पर उसके मैंने सारे सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स निकाल लिए ताकि मैं तुमको समझा सकूं, इसलिए मैंने पूरा पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं डाला। ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग पॉज करके चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हो। आते हैं हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि है तुम्हारे चैप्टर का मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तुम लोग सुने ही होगे नाम, जनरली इसका क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभार आ जाता है, इसलिए अपने आप में ये बड़ा क्वेश्चन फॉर्म करता है, मार्जिनल कॉस्टिंग वर्सेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो देखो, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग तो हमने सीख लिया है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है ये भी हमने सीखा हुआ है। क्या होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर में, हम लोग रिकवरी रेट्स निकालते हैं, क्योंकि हम लोगों को साल के शुरुआत में ही कॉस्ट निकालनी होती है, क्योंकि अगर साल के अंत में कॉस्ट निकालेंगे तो भाई कॉस्ट कंट्रोल कैसे करेंगे। कॉस्ट अकाउंटेंट का काम क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल का काम होता है ना। तो भाई साहब, अगर साल के स्टार्टिंग में ही हम लोगों को कॉस्ट की एस्टिमेशन नहीं रहेगी तो हम कंट्रोलिंग का काम कैसे करेंगे। तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, हम रिकवरी रेट्स निकाल लेते हैं, और उन रिकवरी रेट्स के बेसिस पे हम पूरे साल का एक वो जो रेट होता है पूरे साल का खर्चा निकाल लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम जो चार्ज करते हैं खर्चे को उसको प्लस माइनस करके कंट्रोलिंग करते हैं। लास्ट में अगर हमारा खर्चा ज्यादा आता है तो हम लोग उसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन, और हम लोग उसको और ज्यादा प्रॉफिट से माइनस करके दिखाते हैं। और अगर हमारा खर्चा कम आता है तो हम उसको ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं, और उसको हम प्रॉफिट से एडजस्ट करते हैं अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन का। कैसे करते हैं वो तो हम समझने वाले हैं, बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का टर्मिनोलॉजी यही होता है ना, कि हम लोग क्या करते हैं, एक एस्टिमेटेड रेट निकाल लेते हैं और उस बेसिस पे पूरे साल पे हम उस रेट को क्या कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। तो पहले समझना डिफरेंस ही क्या है मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के बीच में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मार्जिनल कॉस्टिंग, और यहाँ पर लिखते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो देखो, दोनों में ना मेजर डिफरेंस आपको बताता हूं। पहले, दोनों के अकॉर्डिंग व्हाट डू मीन बाय प्रोडक्ट कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, मतलब प्रोडक्ट से रिलेटेड वाली कॉस्ट कौन सी होती है। तो हर प्रकार की भाई वेरिएबल कॉस्ट, हर प्रकार की वेरिएबल कॉस्ट, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन और एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हर प्रकार की वेरिएबल कॉस्ट, चाहे वो तुम्हारी प्रोडक्शन से रिलेटेड है या एडमिन से रिलेटेड है या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, वो है तुम्हारी प्रोडक्ट कॉस्ट मार्जिनल के अकॉर्डिंग। लेकिन एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि भाई मेरी जो प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है, कौन सी कॉस्ट होती है, जो मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है। ओके, प्रोडक्शन की कॉस्ट। अब ये प्रोडक्शन की कॉस्ट भले आपकी वेरिएबल हो या आपके फिक्स्ड कॉस्ट हो। ओ हो, मार्जिनल क्या बोला, मैं सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल और वेरिएबल लूंगा। प्रोडक्ट कॉस्ट में मैं क्या लूंगा, वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल। पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोला, मैं प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट मान लूंगा, चाहे वो वेरिएबल है चाहे वो फिक्स्ड है, चाहे वो फिक्स्ड है। तो तुम बोलोगे भैया जो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्ट के ऊपर होने वाला खर्चा होता है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो होने वाला खर्चा होता है, दैट इज योर प्रोडक्ट कॉस्ट। ठीक है, जो कि पर यूनिट बेसिस पर आइडेंटिफिएबल होता है। तो भैया ये वेरिएबल खर्चा पर यूनिट में आइडेंटिफाई हो जाएगा, ये भी और ये भी तीनों पर यूनिट में आइडेंटिफाई हो जाएगा, क्योंकि नाम ही के वेरिएबल खर्चे, फिक्स खर्चे हमने लिए ही नहीं, हमने वेरिएबल खर्चे लिए सारे भैया। लेकिन जो प्रोडक्शन की कॉस्ट में ये वेरिएबल है ये भी पर यूनिट में हो जाएगा।
पर फिक्स्ड कॉस्ट तो पर यूनिट बेसिस पे नहीं होती ना, ये तो इन टोटालिटी होती है। यस, बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम फिक्स कॉस्ट को कन्वर्ट करते हैं पर यूनिट बेसिस पे। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट है, करना ही पड़ेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर यूनिट बेसिस पे। आ रही है कि नहीं बात समझ में, फटाफट से बताओ। तो मार्जिनल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल प्रोडक्शन वाले खर्चे, वेरिएबल एडमिन वाले खर्चे, वेरिएबल सेलिंग वाले खर्चे। बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग जो मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो मेरी क्या होती है, प्रोडक्ट कॉस्ट होती है, वेदर इट इज वेरिएबल और इट इज फिक्स्ड। हमको नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो भाई पीरियड कॉस्ट क्या होती है फिर, पीरियड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट। तो अब मार्जिनल सिंपल बाइफॉर्केशन करता है, मेरे अकॉर्डिंग हर फिक्स्ड खर्चा पीरियड कॉस्ट है। क्या बोलता है, मेरे अकॉर्डिंग हर टाइप का फिक्स्ड खर्चा पीरियड कॉस्ट है, वेदर इट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वेदर इट इज रिलेटेड टू एडमिन, और वेदर इट इज रिलेटेड टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोल रहे हैं, देखो मार्जिनल कितना इजी बाइफॉर्केशन कर रहा है। कौन प्रोडक्ट की कॉस्ट कौन सी है, सारी वेरिएबल। पीरियड कॉस्ट क्या है, सारी फिक्स्ड वाली को पीरियड मान लो, ठीक है। पर एब्जॉर्प्शन यहां पर भी गेम खेलता है। पीरियड कॉस्ट में ये बोलता है मेरा जितना भी एडमिन का खर्चा है, जितना भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा है, ये पूरा मैं मान लूंगा पीरियड कॉस्ट। तो भाई एब्जॉर्प्शन क्या बोल रहा है, मेरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले खर्चे हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और मेरे जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे हैं, मैं इसको पीरियड कॉस्ट मानता हूँ। मैं इसको मतलब मेरा जो प्रोडक्शन वाला खर्चा होगा, वेदर इट इज वेरिएबल और फिक्स्ड, उसको मैं प्रोडक्ट कॉस्ट मान लूंगा। और जो मेरा एडमिन और सेलिंग वाला खर्चा होगा, वेदर इट इज वेरिएबल और फिक्स्ड, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल रहा है एब्जॉर्प्शन, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या, whether it is variable cost or it is fixed cost, I will consider it as period cost. If it is administrative or selling and distribution, I will consider this cost as variable or consider this cost as period cost. Sorry, variable बोल दिया मैं, period cost, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस चीज में बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है कि खर्चा वेरिएबल है कि फिक्स्ड है। वो बोलता है प्रोडक्शन वाली कॉस्ट है तो आप प्रोडक्ट कॉस्ट हो, एडमिन और सेलिंग हो आप पीरियड कॉस्ट हो, मार्जिनल बोलता है वेरिएबल हो आप प्रोडक्ट कॉस्ट हो, आप फिक्स्ड हो आप पीरियड कॉस्ट हो। ठीक है, इसको फटाफट से नोट डाउन करो बच्चों, नोट इट डाउन फास्ट। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यहां पर जब तो जब भी आपकी क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी इन केस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, तो आप क्या लोगे, आप सिर्फ लोगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि ये तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर करता है एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। पर जब आप एब्जॉर्प्शन की बात करोगे तो आप वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोगे। आई क्या बात समझ में, डिफरेंस समझ में आया। क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट को सिर्फ वेरिएबल मानता है मार्जिनल, तो मार्जिनल के केस में जब भी मैं ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन करूंगा मैं वेरिएबल कॉस्ट भी करूंगा, लेकिन एब्जॉर्प्शन के केस में मैं वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों लूंगा। ठीक है, इसको नोट करो। ठीक है, अब देखो, अब यहां पर क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट को भी लेता है, तो मैं क्या बोला, एक रेट हम लोग डिसाइड करते हैं साल के स्टार्टिंग में, और उस रेट के बेसिस पे हम पूरे पूरे साल क्या कर देते हैं, कॉस्ट को चार्ज कर देते हैं। तो अब उस रेट को हम कैसे निकालते हैं, तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट। कैसे निकलेगा, जो भी तुम्हारा बजट बनाओगे, बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जो भी तुम अपना बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड बनाओगे उसको आप डिवाइड कर दोगे आपकी जो भी
नॉर्मल कैपेसिटी आपने सोची थी, मतलब जो आपने बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड सोचा था उसको आप डिवाइड कर दोगे जो भी आपने नॉर्मल कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सोची थी। आ रही है बात समझ में? हाँ जी भैया, ठीक है। अब इस सिचुएशन में दो चीजें आपको देखने को मिल सकती है। पहले इसको लिख लो। ठीक है, करे क्या? हाँ जी। तो अब देखो, अब यहाँ पर जो भी मेरा एब्जॉर्ब्ड रहेगा ओवरहेड्स, अगर ये कम रहा एक्चुअल से, तो इस केस को हम बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। और जो भी मेरा एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स रहेगा, अगर ये ज़्यादा रहा एक्चुअल ओवरहेड से, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ओवर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। जब भी याद रखना, मैं जितना एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, जितना मैं एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, जितना मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, अगर वो कम रहा एक्चुअल से तो उसको मैं बोलूंगा अंडर एब्जॉर्प्शन। मैंने कम आका, अपने खर्चों को मैंने कम आका, कम कैलकुलेट किया। और जब मेरा एक्चुअल ज्यादा होगा, जब मेरा सॉरी एब्जॉर्ब ज्यादा होगा एक्चुअल से, तो मैं बोलूंगा मैंने ओवर एब्जॉर्प्शन की। तो मेरे को फटाफट से बताओ, ओवर एब्जॉर्प्शन के केस में प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ओवर एब्जॉर्ब किया मतलब मैंने ज्यादा कॉस्ट माइनस कर दी थी प्रॉफिट से। मैं क्या कर दिया था? मैंने ज्यादा कॉस्ट माइनस कर दी थी प्रॉफिट से, तो अब मैं उसको वापस से ऐड बैक कर दूंगा। ओवर एब्जॉर्ब कर दिया था और अब मैं उसको वापस ऐड बैक कर दूंगा। अंडर एब्जॉर्प्शन के केस में मेरा प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कम माइनस किया था अपने प्रॉफिट से, मैंने कम खर्चे माइनस किए थे, अंडर एब्जॉर्ब किया था खर्चों को, अंडर एस्टिमेट कर दिया था खर्चों को। अब मेरे को ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो मैं इससे मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? गेस। बच्चे पूछ रहे भैया फटाफट से बताओ एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स क्या होता है। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स बेटा होता है जितना भी तुम प्रोडक्शन करोगे, प्रोडक्शन इन यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दोगे ये ओवरहेड रिकवरी रेट से, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स रिकवरी रेट, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। और एक्चुअल ओवरहेड्स गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में आपको प्रोवाइडेड रहेगा, इसकी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर बाई चांस इफ नॉट गिवन, एज्यूम बजटेड एज एक्चुअल ओवरहेड्स। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, जनरली दिया ही रहेगा, 99% केस में दिया ही रहता है। बाई चांस अगर नहीं दिया तो अज्यूम कर लेना कि जो बजटेड दिया है वही एक्चुअल हो गया। मतलब मैंने जितना बजट बनाया था हमारा एकदम भाई तीर निशाने पे लग गया, तीर लग गया निशाने पे, बजटेड ही क्या हो गया? एक्चुअल के बराबर हो गया। ऐसा आपने अज्यूम कर लेना। चलो फटाफट से नोट डाउन करो इसको। और कुछ बचा है क्या इसमें कार्यक्रम? नहीं भाई, नोट करो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट नेक्स्ट हमको बनाना है स्टेटमेंट्स, बनाने हैं स्टेटमेंट्स। तो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बहुत सिंपल है, देखो मेरे साथ साथ में देखते जाना। पर्टिकुलर्स लिखो, अमाउंट। पर्टिकुलर्स में पहला आइटम बेटा आएगा आपका सेल्स। अब आप सेल्स में से माइनस करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सीओजीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सिंपल है। तो ये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपका आ गया सेल्स। दोनों का अगर आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट।
क्या मिल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करते हैं हम लोग, अकाउंट्स में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अकाउंट से ही बन के आया है, हम माइनस कर देते हैं एडमिन के खर्चे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बेसिकली हम पीरियड कॉस्ट माइनस कर देते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये दो चीज हम हटा देते हैं बच्चों, ये दो चीज हम माइनस कर देते हैं, और जैसे ही हम ये माइनस करेंगे हमको मिल जाएगा, प्यार से मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। अच्छा, प्यार से मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, यस। पर नेट प्रॉफिट आने के बाद भी काम खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में रिकवरी रेट्स का यूज किया था, तो मे बी देयर इज द चांसेस दैट मे बी ओवर एब्जॉर्प्शन अंडर अंडर एब्जॉर्प्शन इज देयर। तो अगर ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है तो प्लस करोगे प्रॉफिट में, प्रॉफिट बढ़ेगा आपका, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, और अगर अंडर एब्जॉर्प्शन रहा तो माइनस करोगे, अंडर एब्जॉर्प्शन, अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब आपने कम खर्चे माइनस किए थे तो अब और माइनस कर रहे हो आप, ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब आपने ज्यादा खर्चे माइनस कर दिए थे तो अब आप उसको हटा रहे हो वहां से। और उस प्रकार से बच्चे राइटिंग भी इग्नोर करेंगे मेरी, क्योंकि थोड़ी फास्ट लिखने की वजह से अच्छी नहीं बन रही है, तो फाइनल प्रॉफिट आपका आ जाएगा जो कि एडजस्टेड है बाय अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, तो आपका फाइनल प्रॉफिट आ जाएगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कुछ इस प्रकार से दिखेगा। मार्जिनल का तो हमको आता है, फिर भी भैया फॉर्मेलिटी कर दो, ठीक है, तो स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल, मार्जिनल चैप्टर में मार्जिनल का स्टेटमेंट बनाने नहीं आएगा क्या भैया, आप मजाक कर रहे हो? नहीं नहीं बेटा, मजाक तो बिल्कुल नहीं करते। माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक चीज आप नोटिस करोगे, मैंने यहाँ पर सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, दैट मींस आई एम नॉट स्पेसिफाइंग वेदर इट इज वेरिएबल और फिक्स, दैट मींस इट इंक्लूड्स बोथ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स। पर यहाँ पर मैं साफ साफ लिख रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओनली, आई एम गोइंग टू माइनस द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो जो भी तुम्हारा वही ओपनिंग स्टॉक होगा ऑन द वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक होगा। इतना करने के बाद आपको वेरिएबल एडमिन एक्सपेंसेस भी माइनस करने इसमें से, और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस भी माइनस करने, क्योंकि ये बोलता है मैं वेरिएबल तो सारे लूंगा वेदर इट इज प्रोडक्शन और एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इतना सब आपको इसमें से माइनस करना है। तो जब आप ये इन टोटलिटी, जैसे मान लो ये आपका इनर कॉलम में आ गया तीनों, और ये आपका टोटल आ गया बाहर, ये आप माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कंट्रीब्यूशन। अब ये कंट्रीब्यूशन में सब सारे फिक्स्ड माइनस करोगे, फिक्स्ड प्रोडक्शन, फिक्स्ड एडमिन, फिक्स्ड सेलिंग, ठीक है, सारे वेरिएबल ऊपर सारे फिक्स्ड नीचे, प्रॉफिट, सारे फिक्स माइनस करने के बाद आपको मिल जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। ओके, फर्क क्या है यहाँ पर, बस एक चीज हाईलाइट करके लिख लेना भले, यहां पर सिर्फ वेरिएबल वेरिएबल की बातें हुई है, किसकी बातें हुई है, ओनली वेरिएबल। जबकि यहां पर जब आप आओगे ये वाले में, तो मैंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, दैट मीन्स ये वेरिएबल भी है और फिक्स्ड भी है, दोनों खर्चे लेके रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है, दैट मींस इट इज वेरिएबल प्लस फिक्स्ड बोथ, बट यहाँ पर मैंने सिर्फ वेरिएबल लिख के रखा है, इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कंसिडर करते हैं, तो इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो। अब क्योंकि क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप वेरिएबल ले रहे हो और फिक्स्ड भी ले रहे हो, दोनों ले रहे हो, यहाँ पर भी आप वेरिएबल भी ले रहे हो फिक्स्ड भी ले रहे हो। दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि आप यहाँ पर एब्जॉर्प्शन रेट्स का यूज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एब्जॉर्प्शन रेट्स का यूज, यस। तो जब आप एब्जॉर्प्शन रेट्स का यूज कर रहे हो तब यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन होगी वो यहाँ पर डिफरेंट हो सकती है, ये वाले। बाकी सब आप देखो, यहाँ पर भी फिक्स प्रोडक्शन, फिक्स एडमिन, फिक्स सेलिंग माइनस हो रहा है, वेरिएबल भी माइनस हो रहा है, यहाँ पर भी सारे फिक्स्ड और वेरिएबल माइनस हो रहे हैं। फर्क इतना है, यहाँ कुछ आइटम ऊपर माइनस हो रहे हैं, कुछ नीचे आइटम माइनस हो रहे हैं, और यहाँ पर भी वही है, बस ऊपर नीचे हो गया। लेकिन एक चीज में प्रॉपरली डिफरेंस है, और वो प्रॉपर डिफरेंस किसमें है,
स्टॉक के वैल्यूएशन में जो स्टॉक का वैल्यूएशन होगा उसमें वेरिएबल प्लस फिक्स लेके रखेंगे एब्जॉर्प्शन के केस में, जबकि जो आपका मार्जिनल है उसमें सिर्फ वेरिएबल लेके रखे हैं। तो दोनों के ना बस ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में ना डिफरेंस आएगा। तो अब पूरे पूरे स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं ना मैं, ओवरऑल स्टेटमेंट की। तो वो जो डिफरेंस आएगा उसको हमको रिकंसाइल करना पड़ता है। तो लास्ट स्टेप जो हमारा होता है वो होता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो हम लोग सबसे पहले जो भी हमारा प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, उसको ले लेते हैं। अब सोचो, क्योंकि क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आता है ना, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को फाइनल अकाउंट की तरह ही समझो। तो अब क्रेडिट साइड आता है, तो सोचो जब आप ओवर वैल्यू करोगे क्लोजिंग स्टॉक को, क्या करोगे, ओवर वैल्यू करोगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कहीं ना कहीं आपका जीपी बढ़ जाएगा और जीपी से आपका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो आपको माइनस कर देना है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड का आइटम है, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉफिट को बढ़ा देगा ओवर वैल्यू होके। जबकि हम प्लस कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ, दोनों भी केस में ओवर वैल्यू ही होगा, अंडर वैल्यू तो होगा ही नहीं, ऑफ ओपनिंग स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो बच्चों, जैसे क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड होता है ट्रेडिंग अकाउंट में और वो प्रॉफिट को बढ़ा देता है अगर वो ओवर वैल्यू होगा, तो वैसे ही ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड होता है ट्रेडिंग अकाउंट के और वो प्रॉफिट को गिरा देगा, क्योंकि वो डेबिट साइड में बैठा है, तो प्रॉफिट को क्या करेगा, कम करने का काम करेगा। तो अब इस सिचुएशन में यहां पर जो ये दोनों का एडजस्टमेंट होगा, उसके बाद मेरे को फाइनली क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट एज पर, बस यही दो डिफरेंस होगा और मेरे को मिल जाएगा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग, बस प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, तो इसको आप फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लो, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, हो गया, बाकी सारी बातें तो हो गई है। अच्छा, ओवर वैल्यूएशन निकालना कैसे है, ओवर वैल्यूएशन किस चीज के कारण हुआ है, बस एक ही चीज के कारण, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट के कारण हुआ है। तो अगर आप क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक का जो ओवर वैल्यूएशन निकालोगे वो कैसे निकालोगे, जो भी तुम्हारी एक सेकेंड, अलग अलग जगह से लाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, तो जो भी तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स होगा तो मल्टीप्लाई करोगे फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट से। क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स इनटू फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट, ठीक है, क्योंकि यही वो डिफरेंस है, यही वो ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन का फैक्टर है, फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन रिकवरी रेट। ठीक है, ओके। चलो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन इसी के ऊपर है, कर लेते हैं अब क्वेश्चन, मेरे हिसाब से तो सारे कॉन्सेप्ट हो गए हैं। चलो, एबीसी लिमिटेड कैन प्रोड्यूस 4 लाख यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट पर एनम एट 100% कैपेसिटी। तो अगर ये 100% कैपेसिटी में ऑपरेट कर रहे हैं तो ये 4 लाख यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट बना सकते हैं। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट 40 रुपए पर यूनिट है और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस 12 रुपए पर यूनिट सोल्ड है। ओके, बोल रहा है द बजटेड फिक्स्ड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस 24 लाख पर एनम था और फिक्स्ड सेलिंग एक्सपेंसेस 16 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008 द कंपनी वर्कड एट 80% कैपेसिटी। ऑपरेटिंग डेटा फॉर द ईयर एज फॉलोस, प्रोडक्शन देके रखा है 3,20,000 यूनिट्स का, सेल्स देके रखा है 80 पर यूनिट और ओपनिंग स्टॉक भी देके रखा है 40,000 यूनिट। तो अब मेरे को एक बात बताओ, ओपनिंग स्टॉक 40,000 है, प्रोडक्शन 3,20,000 का है और सेल्स हो गया 3,10,000 का, तो क्या कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। बैलेंसिंग फिगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हो, देखो ध्यान से, ध्यान से देखो बेटा, तीसरी आंख खोलनी पड़ती है अकाउंट्स करने के लिए। यस, 50,000 का क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, 50,000 का क्या दिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक दिखेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद फिक्स्ड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आर एब्जॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ कैपेसिटी एंड फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आर रिकवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। अच्छा, ये मेरे को बताने की बात थी क्या, बताने की बात थी क्या, नहीं,
यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2018 ऑन द बेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग ऑन द बेस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है क्वेश्चन में, चलो सॉल्यूशन नंबर 17 है ना। हाँ जी, पहला काम है, हम निकाल लेते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड, ओवरहेड रिकवरी रेट। देखो जी, कहाँ दिया हुआ है बजटेड, बजटेड दिया है बच्चों 24 लाख, 24 लाख का बजटेड खर्चा है और 4 लाख यूनिट्स मेरी नॉर्मल कैपेसिटी है। ठीक है, तो मैं सोचा था कि मैं 24 लाख का खर्चा करूंगा 4 लाख यूनिट्स के लिए, तो कितना हो गया 4 6 24, 6 रुपए पर यूनिट आ गया है मेरा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट। ये पहला काम था। ठीक है, बजटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड अपॉन जो तुम्हारा नॉर्मल कैपेसिटी है जो भी। ठीक है, चलो जैसे ये काम हो गया, अब इसके बाद आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, हम लोगों को पहले ढूंढना है एब्जॉर्ब्ड कितना है। तो एब्जॉर्ब निकालने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कितनी यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है। तो यूनिट्स प्रोड्यूस 3,20,000 है और 6 रुपए रेट है। तो मैं देखना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स। तो जितनी भी यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है इनटू ओवरहेड रिकवरी रेट, 3,20,000 इंटू 6, तो ये आ रहा है बेटा 19,20,000। अब मेरे को फटाफट से एक बात बताओ, क्या आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी मेरे को तो समझ में आ गया, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था ध्यान से, तुम लोग नहीं पढ़ रहे थे। अब देखो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है, क्या आपको कहीं पर भी एक्चुअल दिख रहा है, एक्चुअल, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स यहां पर दिया हुआ है, पर ये फिक्स सेलिंग दिया हुआ है, एक्चुअल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है। तो मैं क्या बोला था, जब भी क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो दैट 1% केस आपको जो मेरा बजटेड था उसी को एक्चुअल मान लेना है। तो ये रहा बजटेड 24 लाख, इसी को मैं एक्चुअल मान लूंगा। तो लिखो यहां पर हेंस द क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड डेटा फॉर एक्चुअल फिक्स्ड प्रोडक्शन overheads. We will assume it to be same as budgeted, that is 24 लाख। तो अब सोचो, एक्चुअल 24 लाख है और एब्जॉर्ब 19,20,000 है, तो क्या हुआ है, ये अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है। क्या हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन। तो लिखो यहां पर अंडर एब्जॉर्प्शन 24 लाख माइनस 19,20,000, तो कितना हो गया 20 लाख, 4,80,000 हो गया। ये क्या है, मेरा अंडर एब्जॉर्प्शन है। आर वी क्लियर विद दिस, यस। अब ये जैसे ही निकला हम लोग अब स्टेटमेंट बनाना चालू करेंगे। चलो स्टेटमेंट बनाते, स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंडर में हम लोग अब स्टेटमेंट बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। पहला आइटम होता है हमारा सेल्स। सेल्स कितना होगा, 3,10,000 यूनिट सेल हुए हैं 80 रुपए के भाव से। ले लो ले लो, 80 रुपए के भाव से ले लो, 3,10,000 यूनिट बेच रहा हूं, ले लो। हमको नहीं चाहिए, आप ही रख लो। 24,80,000 हमको सोल्यूशन दे दो बस। ठीक है, 24,80,000। अब इसमें से माइनस होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा या फिक्स कॉस्ट ऑफ वेरिएबल, फिक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा? ना ना ना, दोनों माइनस होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है। यस, चलो तो सबसे पहले लिखो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,000 यूनिट है। अब ये 40,000 यूनिट को मेरे को मल्टीप्लाई करना है वेरिएबल प्लस फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड से। तो वेरिएबल कॉस्ट बच्चों फटाफट से ढूंढो कहां पर दिया हुआ है। तो ढूंढते जाओ, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट मिल गया 40 रुपए, और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस दिया है। क्या एब्जॉर्प्शन में सेलिंग को लेते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट में, प्रोडक्ट कॉस्ट में सेलिंग को लेते हैं, प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं 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 भैया, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट को लेते हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है, मैं सिर्फ प्रोडक्शन वाली कॉस्ट को लूंगा, वेदर इट इज वेरिएबल और फिक्स्ड। तो वेरिएबल तो मिल गई, फिक्स्ड कहां है, ये रहा, ये रहा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। तो वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों को लेंगे,
40,000 यूनिट और 40 + 6 इंटू 46, ठीक है। 40 वेरिएबल दिया हुआ है और 6 फिक्स्ड वाला है, ठीक है। तो ये 46, तो 40,000 इंटू 46, ये हो गया तुम्हारा 18,40,000, ठीक है। प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 3,20,000 इंटू 46, ठीक है। 46 कैसे आ गया तुमको समझ में आ गया ना। 3,20,000 इंटू 40, 1,47,20,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक में निकाला था 50,000 यूनिट, आ गया था बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 23 लाख। तो ये इन टोटलिटी कितना हो रहा है बच्चों, 18,40,000 प्लस 1,47,20,000 माइनस 23 लाख, तो ये आ रहा है 1,42,60,000। आर वी क्लियर विद दिस? यस। तो अब इसके बाद मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, एक मिनट, 3,10,000 इंटू 80, अच्छा 2,48,00,000 होता है, सॉरी 2,48,00,000 माइनस 1,42,60,000, तो ये आ जाएगा 1 करोड़ जीपी आ रहा है, 1,05,40,000, ठीक है। अब माइनस करेंगे इसमें से जो भी हमारे एडमिन और सेलिंग के खर्चे। तो देखो भाई एडमिन और सेलिंग के खर्चे कहाँ हैं, ये रहा, 12 रुपये पर यूनिट वेरिएबल है और फिक्स दे के रखा है, एडमिन के खर्चे नहीं दे के रखा है, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे बस माइनस होंगे, वेरिएबल देके रखा है बेटा 12 रुपए पर यूनिट सोल्ड, और कितने यूनिट सोल्ड है, 3,10,000 यूनिट सोल्ड है। और वैसे वो नहीं भी बताता तो भी हमको पता है भाई जितने यूनिट्स बिकते हैं उसी पे लगता है, उसी पे लगता है। तो 3,10,000 इंटू 12, 37,20,000, 53,20,000। नेट प्रॉफिट कितना आ जाएगा, नेट प्रॉफिट अब हमारा आ जाएगा 1,05,40,000 से माइनस कर दो इसको, तो ये आ रहा है 52,20,000। अब बताओ, अब बताओ क्या हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा। अंडर एब्जॉर्प्शन मतलब मैंने कम माइनस किया था खर्चों को, तो अभी और माइनस करना पड़ेगा 4,80,000, इसमें लेस करो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स, 4,80,000, तो ये आ गया 47,40,000 फाइनल प्रॉफिट, ठीक है। यस, चलो जी। तो चलो बच्चे इसको नोट डाउन कर लो सबसे पहले। देखो सिंपल है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वेदर इज वेरिएबल और फिक्स्ड। और पीरियड कॉस्ट क्या है, सेलिंग और एडमिन वाले, वही हमने रूल यहाँ पर एप्लीकेबल किया है। अब फटाफट से मार्जिनल के बेसिस पे एक बार बना लेते हैं इसको। तो चलो जी, मार्जिनल के बेसिस पे बनाते हैं स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल। तो लिखो यहाँ पर सेल्स, सेल्स तो सेम ही होगी 2,48,00,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पर सारे वेरिएबल कॉस्ट ले लेने हैं, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,000 यूनिट, इंटू 40 रुपए से वेरिएबल वाला खर्चा लेंगे, वेरिएबल 40 था फिक्स्ड 6 था, याद है, तो सिर्फ वेरिएबल वाला लेंगे।
और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है कॉस्ट, 3,20,000 यूनिट, 240, 40,000 इंटू 40 प्लस 3,20,000 इंटू 40 में 50,000 इंटू 40 मेमोरी माइनस MRC, तो ये हो गया 1,24,00,000। अब इसमें एक और चीज माइनस होगी ना, वेरिएबल एडमिन और सेलिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल के सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि मेरा आएगा यूनिट सोल्ड के बेसिस पे। यूनिट सोल्ड हुआ है 3,10,000 इंटू 12 रुपये पर यूनिट है, तो ये हो जाएगा 3,10,000 इंटू 12, 37,20,000। आ रहा है बात समझ में? ये वेरिएबल 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 को लेगा ऊपर में, नीचे फिक्स 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 को लेगा। वो क्या किया था, वो लिया था प्रोडक्शन ऊपर और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एडमिन नीचे। ये क्या करेगा, सारे वेरिएबल ऊपर ले लेगा, सारे फिक्स नीचे ले लेगा। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, ताकि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाए ये कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट है ढीले ना पड़ जाओ। 2,48,00,000 माइनस 1,24,00,000 माइनस 37,20,000, तो आ जाएगा 86,80,000। 86,80,000 क्लियर है सबको? यस। अब सारे फिक्स्ड खर्चे ले लेते हैं। तो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स मेरे कौन से लेने हैं, 24 लाख ही लेने हैं, बजटेड वाले, ठीक है। और सेलिंग एक्सपेंस 16 लाख, तो ये रहा 24 लाख, ये रहा 16 लाख। इसमें कोई रिकवरी रेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, इसमें जो एक्चुअल होता है वही लेते हैं। तो एक्चुअल हमने 24 लाख एज्यूम किया है, तो माइनस करेंगे फिक्स्ड प्रोडक्शन माइनस फिक्स सेलिंग। तो हमने एज्यूम किया है कि जो बजटेड है वही एक्चुअल है, तो ये तो 16 लाख दिया ही हुआ है कुछ। प्रॉफिट आ जाएगा 86,80,000 माइनस 24 लाख माइनस 16 लाख, तो ये हो गया 46,80,000। क्लियर है सबको? हाँ जी भैया। लास्ट चीज हमको करना है, रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है। पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिख लेना, ठीक है। प्रॉफिट एज पर एब्जॉर्प्शन, कितना है एब्जॉर्प्शन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट, 47,40,000 है, माइनस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्लस ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक कितने का था, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का था और ओपनिंग स्टॉक था 40,000 का। ओवर एब्जॉर्प्शन कितने अमाउंट से होता है, ये फिक्स्ड ओवरहेड रिकवरी रेट, क्योंकि बस वही एक चीज अलग होती है। देखो ना यहाँ पर ये देखो 40 है, यहाँ पर 46 है। तो डिफरेंस कहाँ पर है, बस ये 6 रुपए में डिफरेंस है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो ये 6 रुपए इंक्लूडेड है यहाँ पर, वो इसके यहाँ पर इंक्लूडेड है, वो इसके यहाँ पर इंक्लूडेड है फिक्स प्रोडक्शन के अंदर में, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो भी इंक्लूड हो जाता है, बस ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक वाला है वो इंक्लूड नहीं हो पाता, तो इसी एक चीज के कारण डिफरेंस आता है। तो वो जो 6 रुपए है उसके कारण डिफरेंस आएगा, तो ये हो जाएगा 3 लाख, तो ये हो जाएगा 2,40,000। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट एज पर मार्जिनल। चेक भी कर लो, लिख, हमको पता है फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। माइनस 3 लाख प्लस 2,40,000, तो ये आ गया ना 46,80,000। सेम आ गया, देख लो देख लो, सेम टू सेम आ गया। देखो ये देखो ये क्लियर है। तो ये तुम्हारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी हो गया, साथ के साथ तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन अब पूरा समाप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन की फटाफट से एक बार समरी देता हूँ। पहले हमने फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड रिकवरी रेट निकाला, उस बेसिस पे हमने कितना एब्जॉर्ब हुआ होगा वो निकाला, और एक्चुअल क्वेश्चन में दिया नहीं था तो हमने बजटेड को एक्चुअल एज्यूम कर लिया। हमने अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन निकाला तो हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन आया। फिर हमने स्टेटमेंट बनाया एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट लूंगा मैं सारे प्रोडक्शन वाले खर्चे को, वेदर इट इज फिक्स और वेरिएबल, और पीरियड कॉस्ट में लूंगा सारे फिक्स्ड वाले खर्चों को, ठीक है। चाहे सॉरी फिक्स्ड वाले नहीं, सारे सेलिंग वाले को और एडमिन वाले को, अब वेदर इट इज वेरिएबल और फिक्स्ड, पर मैं एडमिन और सेलिंग को ले लूंगा पीरियड कॉस्ट में और प्रोडक्शन को ले लूंगा मैं प्रोडक्ट कॉस्ट में, ठीक है। ये बोलता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। जबकि मार्जिनल क्या बोलता है, सारे वेरिएबल को मैं प्रोडक्ट कॉस्ट मान लूंगा और सारे फिक्स को मैं
पीरियड कॉस्ट मान लूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों कुछ कुछ अलग चीजें करते हैं और ये हमने रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का बस याद रखना कि जो भी प्रोडक्शन की कॉस्ट है, वेदर इट इज वेरिएबल और फिक्स्ड, सारी प्रोडक्ट है, और जो एडमिन और सेलिंग के खर्चे हैं, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, सारे पीरियड कॉस्ट है। ठीक है, ओके। चलो जी बच्चों, तो इसके साथ हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर अब हो जाता है समाप्त। 17 क्वेश्चन की हमारी जर्नी रही, जिसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क में दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग सॉल्व जरूर से कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।